तो अब देखते हैं हीट कंडक्शन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उन फैक्टर्स का मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं। अच्छा, ये टॉपिक करने के पहले ना मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी यदि किया हुआ होगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक के कई एस्पेक्ट्स जो हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी सिमिलर हैं। तो वो टॉपिक किया हुआ होगा तो इस टॉपिक के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से हम अप्रोच कर पाएंगे। तो यदि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया है अभी तक, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस टॉपिक को अभी आप छोड़ दें, थोड़ी देर वेट कर लें। करंट इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद में इस टॉपिक पे दोबारा आ सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो बाकी का थर्मोडायनेमिक्स जरूर कर लें, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, उसके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए है ना, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लें पहले और उसके बाद में फिर इस टॉपिक पे आएँ तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हीट कंडक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एक बॉडी ले ली जिसके थ्रू हीट को हम कंडक्ट कराएंगे, ये जो ग्रीन वाली बॉडी है उसके दोनों एंड्स पे, एक एंड पे हमने हीट सोर्स टेम्परेचर T1 पे और दूसरे एंड पे हीट सिंक को हमने रखा है टेम्परेचर T2 पे, और T1 जो है वो T2 से ज़्यादा है। तो हीट के फ्लो का जो डायरेक्शन है इस बॉडी के थ्रू क्या होगा, ये होगा, ठीक। Q जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अच्छा, हीट सोर्स और हीट सिंक की ये जो फ्रेज है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको बार बार रिपीट होंगे। तो हीट सोर्स क्या हुआ कि ऐसी बॉडी जिसमें से आप कितनी भी हीट को विड्रॉ कर लें उसके टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यदि ग्रीन वाली बॉडी के कंपैरिजन में यदि ये हीट सोर्स जो है बहुत बड़ा है यदि, ठीक है, तो इससे थोड़ी बहुत हीट यदि निकल भी जाएगी तो T1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और हीट सिंक भी सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है कि है ना, एक ऐसी बॉडी जिसमें हम कितनी भी हीट ऐड कर दें उसके टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोर्स और सिंक का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि उनका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है उस, नहीं तो अदरवाइज क्या, किसी भी बॉडी से आप हीट निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर तो कम होना चाहिए। पर कंसेप्चुअली मतलब हीट सोर्स को और हीट सिंक को हम मतलब इतनी बड़ी बॉडीज हम मानते हैं विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनसे थोड़ी बहुत हीट निकल भी जाए तो उनके टेम्परेचर में हम कोई वेरिएशन अकाउंट फॉर नहीं करते, ठीक है। तो अब जैसे इस बॉडी के थ्रू हीट जो है पास करेगी उसमें dQ/dt, इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब पर यूनिट टाइम कितनी हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक। कैलोरी पर सेकेंड इसको बोल लें या जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो है ना, लोगों ने ऑब्जर्व किया कि dQ/dt कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। dQ/dt एक तो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, उस बॉडी के एंड्स में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा dQ/dt डिपेंड करता है इस बॉडी का जो एरिया है ना, ये यहाँ पे जितने एरिया से ये कॉन्टैक्ट में है यहाँ है ना, एरिया ए, तो एक तो उस पर डिपेंड करता है और इन्वर्सली डिपेंड करता है इस बॉडी के लेंथ पे। यदि बॉडी की लेंथ L है तो इस पे इन्वर्सली डिपेंड करेगा, ठीक है, 1/L। तो ये चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इन सबको इनकॉर्पोरेट करके हम इस तरह से लिख सकते हैं -K A डेल्टा T अपॉन L, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अपन ने माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि टेम्परेचर फॉल हो रहा है। तो ये फिगर dQ/dt का फिगर जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा T जो अपन जिस चीज़ को रेफर कर रहे हैं वो डेल्टा T T2 - T1 है, मतलब नेगेटिव फिगर है। तो माइनस ऑफ नेगेटिव फिगर ये एक पॉजिटिव फिगर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो K जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हमने यूज़ किया है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल
कंडक्टिविटी, ठीक है, और इसकी यूनिट जो है, यूनिट हम ऐसा यूनिट यदि बोलें तो जूल पर सेकेंड पर मीटर केल्विन, ठीक है, या इसको कैलोरी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर केल्विन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि जैसे ये जो टेम्परेचर का जो फॉल है, जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, इसको यदि हम प्लॉट कर दें, है ना, यहाँ पे इसको x बोल देते हैं और इसको ये टेम्परेचर बोल देते हैं, तो टेम्परेचर का फॉल जो है वो लीनियर रहता है। ये T1 टू T2 है ना, ये पूरा पॉइंट T2 है, तो ये इस तरह से फॉल कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन फॉल है, ठीक है। तो इसमें पूरी बॉडी में यदि हम कोई भी 2 पॉइंट ले लें, सपोज ये 2 पॉइंट अपन ने ले लिए, तो जो रेट ऑफ फॉल होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और किसी भी और 2 पॉइंट्स के बीच में, वो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक। और रेट ऑफ फॉल यदि यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन L, ये रेट ऑफ फॉल है, ठीक है। ये रेट ऑफ फॉल हर सेगमेंट के लिए वैलिड होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो करता है उसमें और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में, है ना, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। अब जो है वो केवल अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं इस तरह से रीअरेंज कर सकता हूँ और ये नेगेटिव जो है वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो T1 माइनस T2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, L अपॉन K dq बाई dt, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो जब किसी कंडक्टिंग वायर से करंट पास करता है और उसकी रिलेशन V1 माइनस V2 इज इक्वल टू R, पहले लिख रहा हूँ क्योंकि R के कोरस्पॉन्डिंग ये है R इंटू आई, ठीक है। ये रिलेशन होती है जहाँ पे V1 जो है वो V2 से ज़्यादा हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। ये तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख चुके हैं, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कर चुके हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि आप उसको करके इस टॉपिक को कीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो इसमें जो ऑब्वियस चीज़ें अपन रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जो रिलेशन है वो, है ना, इसके काफ़ी सिमिलर है। और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में भी जब हम जैसे हीट फ्लो एक से ज़्यादा कंडक्टर का जब हम डील करेंगे तो, है ना, ये सिमिलरिटी काफ़ी ऑब्वियस होगी। तो जैसे हीट ट्रांसफर, ठीक है, और चार्ज ट्रांसफर, ये दोनों फिनोमिना जो हैं फंक्शनली काफ़ी सिमिलर हैं। हीट ट्रांसफर dq बाई dt, ये जो है चार्ज ट्रांसफर dq बाई dt के बराबर है, बेसिकली करंट के बराबर है, ठीक है। बराबर मतलब करंट के सिमिलर है, ठीक है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है और थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, L अपॉन K, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता था वो क्या होता था, रो L बाय A, ठीक है। तो ये L बाय A जो है वो तो एक तरह से आपको दिख रहा है कि सेम लोकेशन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी है और यहाँ पे K जो है वो कंडक्टिविटी है, ठीक है। और इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 1 बाय रेजिस्टिविटी ही होता था, ठीक है। तो यदि हम इसको कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखेंगे, है, तो ये 1 बाय सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता था किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक तरह से पोटेंशियल का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर के लिए हमको
टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो तीनों जो मेन वेरिएबल्स होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, इसके काउंटर पार्ट जो है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मल रेजिस्टिविटी जो L/Ka है, और टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ऐसा करेंगे, ये एक से ज़्यादा कंडक्टर्स लेंगे, थर्मल कंडक्टर्स, उनको सीरीज और पैरेलल में जोड़ करके देखेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो क्या आती है। ठीक है, जिस तरह से अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर्स को पैरेलल में और सीरीज में जोड़ते थे और फिर ये पता करते थे कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता करेंगे अपन।